जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जी एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं और जो उसके प्रकार के अलावा और जो भाषा होते हैं जैसे जैसे लिखित भाषा, मौखिक भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, ये सब क्या होते हैं। देखिए, हम लोग का इस वीडियो का मकसद है आपको भाषा बताना। तो भाषा में देखिए, यहीं पर भाषा देखिए, राष्ट्र में भी भाषा है, मौखिक में भी भाषा है, यानी सब जगह भाषा है। यानी इस वीडियो का टारगेट क्या रहेगा कि आपको भाषा बताना कि भाषा क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं कि भाषा क्या होता है। देखिए एग्जाम्पल क्या है। ये यदि आप एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो दोस्तों आप मान लीजिएगा मैं भाषा को 50% क्लियर कर चुका हूँ। देखिए, एक इमेजिनेशन के माध्यम से समझिए। देखिए, रामू के गांव मेला लगता है और रामू कहता है कि पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए मेला घूमने के लिए। इसको समझिए दोस्तों, रामू कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे मेला घूमने के लिए 10 रुपया चाहिए। देखिए क्या कहता है रामू। रामू कहता है पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए मेला घूमने के लिए, मेला घूमने के लिए। अर्थात भाषा का मतलब क्या हुआ, भाषा का मतलब क्या हुआ, भाषा का मतलब आप यहीं से निकाल सकते हैं। क्योंकि रामू कह रहा है पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए मेला घूमने के लिए, यानी रामू क्या कर रहा है, अपने मन के विचार को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। क्या कर रहा है, मन के विचार को या कह सकते हैं भाव को क्या कर रहा है, प्रकट कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव को प्रकट करता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं भाषा। यही परिभाषा बना दोस्तों, यही परिभाषा बना। रामू पिताजी से कहता है कि पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए, यानी रामू क्या कर रहा है कि अपने विचारों को किसी के सामने रख रहा है और वो कौन है, वो उनके पिताजी है। तो यही होता है परिभाषा दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है, प्रकट करता है, यानी अपने विचारों को किसी के सामने रखता है। तो यहाँ पर रामू रख रहा है अपने पिताजी के सामने कि पिताजी मुझे 10 रुपये चाहिए। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे दोस्तों कि यदि कोई व्यक्ति अपने विचारों को किसी के सामने क्या करता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है या अपने विचारों को किसी के सामने क्या करता है, प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। या ऐसे याद कर सकते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं, वह माध्यम क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों को या कोई भी व्यक्ति अपने विचारों या भावों को किसी के सामने रखता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं भाषा के प्रकार की ओर। तो देखिए दोस्तों, जो भाषा होता है वो दो प्रकार का होता है। भाषा होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। पहला होता है दोस्तों लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। देखिए, पहला होता है लिखित भाषा। लिखित का मतलब होता है लिखना और दूसरा मौखिक मतलब बोलना। मौखिक का मतलब बोलना। देखिए, आपके स्कूलों में टेस्ट होता होगा, टीचर टेस्ट लेते होंगे तो क्या कहते होंगे कि लिखित है या मौखिक है। यदि आपसे कोई कहे कि आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, आप उसे सॉल्व कर लाइए, मैं चेक करूंगा, तो वो माध्यम क्या हुआ, लिखित हुआ। क्योंकि आप ले जाएंगे अपने विचारों को लिखेंगे, प्रश्न नहीं लिखेंगे, अपने उसमें विचारों को लिखेंगे कि ये प्रश्न क्या कर रहा है, इसका आंसर क्या होगा, और टीचर उसे चेक करेंगे तो क्या होगा, वो लिखित भाषा होगा। लेकिन वही टीचर आपसे कह दे कि जुबानी टेस्ट होगा, एक प्रकार से जुबानी टेस्ट होगा, यानी आप तुरंत खड़ा होंगे और तुरंत क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो क्या भाषा हुआ, वह मौखिक भाषा हुआ। तो देखिए, अब परिभाषा इसका कैसे देंगे, लिखित भाषा हो गया और मौखिक भाषा हो गया, इसका परिभाषा देना हो तो कैसे देंगे। देखिए दोस्तों, परिभाषा पहले लिख देते हैं। देखिए, एक ऐसा माध्यम जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिख कर प्रकट करता है दोस्तों, लिख कर प्रकट करता है तथा सामने वाला पढ़कर या समझकर ग्रहण करता है, उसे कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं लिखित भाषा। देखिए, सिंपल सी बात, जैसे
जैसे आप कॉपी ले जाएंगे टीचर के सामने, टेस्ट देकर आप कॉपी ले जाएंगे टीचर के सामने, तो वो क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे कि सही है कि नहीं, उसको समझेंगे। तो वही सेम चीज़ है। देखिए एक इमेजिनेशन करिए अपने आप में भी। देखिए ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, कैसा कैसा किताब बता रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सुनिए। हाँ, सिर्फ उसको सुनिए कि उसका उद्देश्य क्या है, उस परिभाषा का मतलब क्या है, और उसे अपनी भाषा में क्या कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए लिखित भाषा एक ऐसा माध्यम जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को क्या करता है, लिख कर प्रकट करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप लिख कर ले जाएंगे, लिख कर प्रकट करता है, तथा सामने वाला यानी टीचर क्या करे, उसे पढ़कर या समझ कर क्या करता है, ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। यानी एक ऐसा माध्यम, यानी एक ऐसा भाषा का माध्यम जिससे कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों को क्या करता है, लिख कर प्रकट करता है, तथा सामने वाला पढ़कर या समझकर उसे ग्रहण करता है। देखिए एक बात तो सेम है, जैसे मैं लिखूंगा तो आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक चीज तो कंफर्म है कि मैं लिखूंगा तो आप क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे, समझेंगे उसे। तो वही कह रहा है, एक ऐसा माध्यम जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तथा सामने वाला पढ़कर या समझकर उससे क्या कहता है, ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं, लिखित भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा में वही है दोस्तों, मौखिक भाषा में भी वही है। इसमें क्या बस ध्यान देना है कि एक ऐसा माध्यम जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, देखिए दोस्तों, देखिए यहां से मिटा दीजिए, लिख कर यहाँ था, यहाँ लिख दीजिए बोलकर। क्या होता है, बोलकर प्रकट करता है, बोलकर, तथा सामने वाला सुनकर बस हो गया दोस्तों, सुनकर ग्रहण करता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। यानी मान लीजिए हम बोलेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे होंगे। लाइक एज मुझे मानिए कि मैं बोल रहा हूं तो मौखिक माध्यम है, आप तक मैं अपनी भाषा का पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या है, मौखिक माध्यम है। तो वही कह रहा है कि एक ऐसा माध्यम जिससे कोई व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो क्या हुआ, यह ऐसा भाषा मौखिक भाषा का उदाहरण है। अब देखिए दोस्तों, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कि जानते हैं कि मातृभाषा किसे कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। लिखित मतलब लिख कर प्रकट करता है, लिखित मतलब अपने विचारों को लिख कर प्रकट करेगा, और सामने वाले उसे पढ़ कर ग्रहण करेगा, तो लिखित भाषा। और मौखिक भाषा में मैं बोलकर प्रकट करता हूँ, कोई व्यक्ति अभी विचारों को क्या करता है, बोलकर प्रकट करता है, और सामने वाला सुनकर उसे ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। देखिए दोस्तों ज्यादा कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, मातृभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, एकदम आसान। जो आपस में आप परिवार में बातचीत करते हैं वही मातृभाषा होता है। देखिए मातृ का मतलब होता है, क्या होता है, माता होता है, माता। और माता जी कहाँ रहती है, देखिए मातृ का मतलब होता है माता, और माता जी कहाँ रहती है, तो माता जी रहती है परिवार में। परिवार में दोस्तों ये परिवार से ही रिलेटेड है। जैसे आप कभी भूल जाएं, अभी भविष्य में कभी भूल जाएं कि मातृभाषा क्या होती है, तो देखिए जैसे मातृ का मतलब क्या होता है, माता होता है, और माता जी कहाँ रहती है, परिवार में रहती है। इसको बताइए, बस इसको याद कर लीजिए, परिभाषा खुद तैयार है। बस इतना प्रोसेस आप याद कर लीजिए। यदि आप भूल जाएं, यदि आप भविष्य में भूल जाएं, तो इसको बस याद कर लीजिए। मातृभाषा पढ़ने से पहले देखिए मात्रा है, मातृ का मतलब क्या होता है, तो माता होता है, और माता जी कहाँ रहती है, तो परिवार में रहती है। तो जो परिवार में बोली जाती है भाषा उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। परिवार में बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। परिवार में बोले जाने वाली भाषा को बोले जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। जैसे आपके घर में होंगे भाई बहन, माताजी पिताजी, बाबा दादा, जो भी होंगे, उनमें जो बातचीत होता है, जो बातचीत का माध्यम होता है, जिस माध्यम के द्वारा आपस में बातचीत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा। एक क्वेश्चन कि मातृभाषा कहाँ सिखाई जाता है, तो दोस्तों मातृभाषा हम लोग परिवार से ही सीखते हैं। देखिए इसमें परिवार का कितना महत्व है, इसमें इस शब्द से परिवार का कितना महत्व है। जैसे मैंने कहा कि मातृ का मतलब होता है माता, और माता जी रहती है कहाँ, परिवार में। तो परिवार में बोले जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। और मातृभाषा हम लोग सीखते कहाँ से हैं, तो मातृभाषा हम लोग अपने परिवार से ही सीखते हैं। अब देखिए अगला हम लोग चलते हैं कि राजभाषा क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि राजभाषा क्या होता है। देखिए एक ऐसा भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, राजभाषा। यानी एक ऐसा भाषा जिसका प्रयोग इतना बस याद रखिए, जिसका प्रयोग सरकारी स्तरों पर
पूरे देश का कामकाज चलाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजभाषा। यानी एक ऐसा भाषा का प्रयोग जिसका प्रयोग हम लोग सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। एक बार और समझ लीजिए, जैसे कि बैंक है, मान लीजिए पोस्ट ऑफिस है, ब्लॉक है। देखिए इन सभी चीज़ों पर, ये सभी सरकारी ही स्तर है, इन सभी चीज़ों पर हम लोग जाते हैं और अपना पूरा देश का कामकाज, जैसे अपना भी कामकाज, क्योंकि देश में हम भी रहते हैं। तो देखिए एक ऐसा भाषा जिसका प्रयोग सरकारी स्तरों पर पूरे देश का कामकाज चलाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। जैसे आप बैंक पर जाते हैं पैसा लेने के लिए, पोस्ट ऑफिस पर जाते हैं, ब्लॉक पर जाते हैं कोई काम कराने के लिए, तो वहाँ पर आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो क्या होती है? हमारी राजभाषा होती है। यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, पहले इसलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले हम लोग की राजभाषा क्या थी? तो अंग्रेजी थी। उससे पहले हम लोग राजभाषा अंग्रेजी थी। क्यों थी? क्योंकि हम अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम थे। और अंग्रेज अपनी भाषा क्या क्या कर रहे हैं? प्रचार प्रसार कर रहे थे, ताकि हमें सामान लेने में और उसे देने में क्या रहे? आसानी से उनसे बातचीत होती रहे। तो देखिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले हम लोग की राजभाषा क्या थी? अंग्रेजी थी। और जब देश स्वतंत्र हो गया तो उस समय से बाद अभी तक हम लोग की राजभाषा क्या है? हिंदी है। उसके बाद हम लोग की राजभाषा क्या हुई? हिंदी हुई। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी यहाँ से याद कर लीजिएगा दोस्तों, देवनागरी लिपि में। हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी पूछे तो अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है। दोस्तों अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी गई है और हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। 2 पॉइंट और याद कर लीजिए, उर्दू फारसी लिपि में लिखी गई है, फारसी। और पंजाबी पूछे, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो हिंदी है देवनागरी लिपि में लिखी गई है, अंग्रेजी है रोमन लिपि में लिखी गई है, उर्दू है फारसी लिपि में लिखी गई है, और पंजाबी है तो गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। अब लास्ट परिभाषा बचता है राष्ट्रभाषा। इसको देखते हैं। देखिए आपने जान लिया कि एक ऐसा भाषा जिसका प्रयोग हम लोग सरकारी स्तरों पर अपना कामकाज कराने के लिए करते हैं या पूरे देश का कामकाज चलाने के लिए करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं राजभाषा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। पहले ही समझ में आ रहा है। देखिए ना दोस्तों, पढ़ना कितना आसान है, बस हम लोग खुद इसको कठिन मानते हैं। राष्ट्र अगर आगे ही बता रहा है, सबसे पहले ही बता रहा है कि राष्ट्र का मतलब है राष्ट्रीय, राष्ट्र का मतलब है राष्ट्रीय या राष्ट्र। भाषा का मतलब भाषा, यानी जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा का प्रयोग हम आपस में बातचीत, जैसे हिंदी है, हम लोग की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी क्या करते हैं? हम आपस में बातचीत भी करने के लिए करते हैं। यदि कोई विदेशी आता है, यानी अन्य कंट्री से आता है, तो उस पर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। जैसे राष्ट्र का मतलब होता है राष्ट्रीय, भाषा का मतलब होता है भाषा। यानी जिस भाषा का प्रयोग हम लोग आपस में बातचीत भी करने के लिए करते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर भी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा। यानी जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए और आपस में बातचीत करने के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? राष्ट्रभाषा कहते हैं। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ क्या करिए? शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद।